क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 4 पार्ट 1 एग्रीकल्चर कृषि। एग्रीकल्चर कृषि यहाँ देखिए क्या कि गुरप्रीत और माधव एंड टीना Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling land. The farmer told them that he was growing wheat and had just added manure to the soil. Uh, to the soil to make it more fertile. He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. देखिए गुरप्रीत माधव और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। देखिए टीलिंग TILLING मतलब खेत की जुताई करना, टीलिंग जुताई करना। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है, मैन्योर खाद। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। This transformation from a planet to a finished product. This transformation from a planet to a finished product. This transformation from a planet to a finished product involves three types of economic activities. These are primary, secondary, and tertiary activities. यहाँ देखिए क्या है कि दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लानेट टू ए दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लानेट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. These are primary, secondary, and tertiary activities. पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। देखिए पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में तीन प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। आप देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज, हम जब को कहा उसमें देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स. सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी. टर्सरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज. देखिए प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध आपको प्राकृतिक संसाधनों, उत्पादन और निष्कर्षण से है. कृषि, मत्स्यन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण. द्वितीय क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है. इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है. तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है. यातायात, व्यापार, बैंकिंग और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है. Agriculture is a primary activity. Agriculture is a primary activity. It includes agriculture is a primary activity. Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, and rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged. In the world, 50% of persons are engaged in agriculture activity. 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. अब यहाँ कृषि एक प्राथमिक क्रिया है. फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है. विश्व के 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है. भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है.
देखिए फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। देखिए द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर grown is known as arable land, ARABLE, arable land. In the map you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing of crops exist. अब देखिए अनुकूल स्थाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। अब देखिए आप मानचित्र में देख सकते हैं कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के उपयुक्त कारक विद्यमान है। अब आगे यहाँ देखिए क्या फेवरेबल टोपोग्राफी अनुकूल स्थाकृति जिस बोलती है तो आपको हो गया। फिर आपको इसमें एक वर्ड भी आपको यहाँ पर दिया वर्ड ओरिजिन की बात यहाँ पर की गई है। शब्द उत्पत्ति यहाँ पर देखिए एक यहाँ देखिए क्या कि द वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री जिसका अर्थ मृदा हुआ है, कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है, कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है, मतलब कृषि करने का होता है, कल्चर मतलब कृषि करने होता है। अब आगे यहाँ पर आपको है एक मैप आपके यहाँ देखिए सो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड का यहाँ पर मैप है। फिर आपको यहाँ डू यू नो में एक खास बात है, कुछ वर्ड भी आपके यहाँ पर दिया गया उसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपको कुछ वर्ड यहाँ पर आपको है उसमें देखिए क्या कि डू यू नो में एग्रीकल्चर आपके यहाँ पर एग्रीकल्चर में आपको जो यहाँ पर कहा गया देखिए एग्रीकल्चर द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन। देखिए द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड फार्मिंग। The science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock is called farming. अब यहाँ देखिए क्या एग्रीकल्चर के अंदर हम एग्रीकल्चर क्या मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। देखिए एग्रीकल्चर कृषि जो है मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर में देखिए कि सेरीकल्चर की बात करें। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर मतलब आपको रेशम उत्पादन। तो सेरीकल्चर में आपको रेशम उत्पादन देखिए क्या होता है कि कॉमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। देखिए रेशम कीटों का वाणिज्यिक पालन यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। फिर देखिए फिश कल्चर देखिए पीसी कल्चर देखिए पीसी कल्चर मतलब क्या ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। अब देखिए पीसी कल्चर क्या होता है? विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों से मत्स्य पालन को हम पीसी कल्चर बोलते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को हम क्या पीसी कल्चर बोलते हैं। अब विटी कल्चर क्या देखिए कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को बोलते हैं विटी कल्चर। अंगूरों की खेती को हम विटी कल्चर बोलते हैं, जिसको हम द्राक्षा कृषि भी बोलते हैं। अब हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों फूलों और फलों को उगाना को क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक उपयोग के सब्जियों फूलों और फलों को उगाना को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, उद्यान कृषि बोलते हैं। देखिए आप एग्री प्लस कल्चर में एग्रीकल्चर बन गया, सेरी प्लस कल्चर में सेरीकल्चर बन गया, पीसी कल्चर मतलब पीसी कल्चर बन गया, वीटी कल्चर मतलब वीटी से कल्चर में वीटी कल्चर बन गया और हॉर्टिकल्चर मतलब हॉर्टिकल्चर बन गया। अब देखिए एग्रीकल्चर मतलब क्या कृषि, इसमें आपको इसे खेती भी कहते हैं। और सेरीकल्चर मतलब क्या रेशम उत्पादन होता है, इसमें आपको रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन किया जाता है। कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स होता है। और पीसी कल्चर में क्या होता है? पीसी कल्चर ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पॉन्ड्स। पीसी कल्चर विटी कल्चर में क्या कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स होता है। और हॉर्टिकल्चर में क्या ग्रोइंग वेजिटेबल्स होते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात जो देखने को था वो देख सकते हैं आप आगे क्या फार्म सिस्टम की हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ पर जो फार्म सिस्टम आपको दिया गया है
कृषि तंत्र जिसे हम कहते हैं वो देखिए यहाँ पर क्या खास है। देखिए एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट हैज अ सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड। देखिए यहाँ पर क्या कि एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट हैज अ सिस्टम। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर। सम ऑफ द ऑपरेशन, देखिए सम ऑफ द ऑपरेशन involved the plugging, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The outputs for the system include crops, wool, dairy and poultry products. अब यहाँ पर देखिए क्या ये जो आपको कहा गया कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई बुआई, देखिए जुताई बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या, आगे आपके यहाँ पर देखिए क्या कि ए फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म की कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति आपके यहाँ पर दिया गया है। कृषि भूमि की आपके यहाँ पर दिया गया है। एक खास देखिए क्या कि द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म की बात करते हैं। द फार्म सिस्टम ऑफ, देखिए द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म की बात करते हैं। द फार्म सिस्टम ऑफ एन एरेबल फार्म की बात करते हैं। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति। कृषिगत भूमि कृषि पद्धति देखिए यहाँ पर क्या होता है। प्लगिंग, सोइंग, स्प्रिंग। देखिए प्लगिंग, सोइंग, स्प्रिंग मतलब क्या, प्लगिंग आपको हो गया, प्लगिंग मतलब जुताई हो गया, आपको सोइंग मतलब बुआई हो गया, और आपको स्प्रेइंग मतलब आपको छिड़काव हो गया। प्लगिंग मतलब आपको बुआई, जुताई, प्लगिंग मतलब जुताई हो गया, और सोइंग मतलब बुआई हो गया, और स्प्रेइंग मतलब छिड़काव हो गया। अब देखिए यहाँ पे केमिकल्स हैं, ये रसायन हुआ, ये आपको सीड्स बीज हुआ, ये आपको मशीनरी हुआ, इनपुट्स के अंतर्गत आप यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद एक क्रॉप्स आपको फसल, मतलब सबसे इनपुट्स होते हैं। सबसे देखिए यहाँ पे इनपुट्स होते हैं, फिर प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती है, और फिर आपको आउटपुट निकलते हैं। इनपुट्स होते हैं, पहले निवेश होता है, फिर प्रोसेस मतलब प्रक्रम होते हैं, और फिर आपको आउटपुट्स मतलब निर्गत होते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या, ह्यूमन, देखिए ह्यूमन इनपुट्स की बात करते हैं हम यहाँ पर। ह्यूमन इनपुट्स जो यहाँ पर कहा उसको देखिए यहाँ पर मतलब कि ह्यूमन इनपुट्स मतलब फिजिकल इनपुट्स देखिए क्या होता है। मानवीय निवेश में आपको क्या होता है, देखिए कि स्टोरेज आपको चाहिए, क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए, मतलब भंडारण चाहिए, फिर आपको लेबर मतलब श्रम चाहिए, फिर आपको मशीनरी चाहिए, मीन्स की मशीनरी आपको हो गया, फिर आपको केमिकल चाहिए। अब देखिए फिजिकल इनपुट्स मतलब क्या चाहिए, आपको सनशाइन चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सनशाइन सूर्य का प्रकाश चाहिए, रेनफॉल चाहिए, वर्षा चाहिए, टेम्परेचर तापमान चाहिए, और सॉइल मृदा चाहिए, और आपको स्लोप ढाल चाहिए। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके यहाँ पर है, उसको यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहाँ पर आपको फैक्ट था, उसको देख लीजिए। ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं आपको, जिसको जैविक कृषि कहा जाता है। देखिए ऑर्गेनिक फार्म, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। देखिए नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यहाँ देखिए क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हम किसको कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जैविक कृषि क्या होता है। देखिए जैविक कृषि आपको क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। जैविक कृषि क्या, देखिए इस प्रकार कृषि में रासायनिक खादों का स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर देखो जो कहा गया उसमें देखिए क्या कि इसमें आपको कहा गया क्या कि कृषि या खेती एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश आपको बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई बुआई, देखिए जुताई बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं, मतलब प्रक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। अब देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात की गई। टाइप मतलब कृषि के जो प्रकार है उसको यहाँ पर देखिए। देखिए फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड depending upon the geographical condition, demand of produce, level of technology. Farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. देखिए यहाँ पर क्या
विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। आपको है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि आपको है। देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब आपको होता है क्या, निर्वाह कृषि, और कमर्शियल फार्मिंग मतलब आपको होता है वाणिज्यिक कृषि होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए क्या है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं, उसको था यहाँ देखिए क्या कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। देखिए दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड्स लेवल्स आर यूज टू प्रोड्यूस ऑन स्मॉल आउटपुट्स। सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब देखिए निर्वाह कृषि में क्या होता है। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर जो क्या इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की बात की गई। इन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट ए स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज 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 विथ सनशाइन एंड फर्टाइल सॉइल्स परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली on the same plot. देखिए rice is the main crops. Other crops include wheat, maize, pulses, wheat, maize, यहाँ देखिए अदर क्रॉप्स अदर राइस इज द मेन क्रॉप्स। अदर क्रॉप्स include wheat, maize, pulses and oilseed. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of southeast and east Asia. देखिए गहन निर्वाह कृषि क्या होता है। देखिए गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत हम क्या, गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसलें होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में परिचित है। अब आगे यहाँ पर आपको है, इसके बाद आपको आगे हम देखिए क्या कि डू यू नो की बात आप कर लेते थोड़ा सा, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या आप जानते हैं, देखिए क्या आप जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राज़ील एंड लेदांग देखिए क्या लदांग मलेशिया की। देखिए स्थानांतरित कृषि जिसको झूमिंग कृषि बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा आपको मेक्सिको में, रोका ब्राज़ील में और लदांग मलेशिया में। देखिए नॉमेडिक हर्डर्स विथ देयर कैमल्स। देखिए नॉमेडिक हर्डर्स विथ देयर कैमल्स इसका मतलब ये हुआ, इसका आपको तात्पर्य यहाँ पे ये हुआ क्या कि चलवासी पशु चालक अपने ऊँटों के साथ यहाँ दिखाया गया है। ये शुगर कैन प्लांटेशन यहाँ देखिए क्या एक गन्ने की रोपण कृषि को यहाँ पर दिखाया गया है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या इसके बाद आपको आगे स्थानांतरित कृषि की भी बात आपके यहाँ पर की गई है। स्थानांतरित प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आपके यहाँ पर दिया गया। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आपके यहाँ पर है। देखिए प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब क्या, स्थानांतरित कृषि आपके यहाँ पर उसको देखिए। स्थानांतरित कृषि जो है उसको देखिए यहाँ पर क्या, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब क्या आपको होता है क्या, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। देखिए प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। क्या स्थानांतरित कृषि आपको
देखिए आदिम निर्वाह कृषि में आपको स्थानांतरित कृषि और चरवासी पशुचारण शामिल है। फिर देखिए शिफ्टिंग प्रिमिटिव जिसको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। आदिम निर्वाह कृषि में देखिए स्थानांतरित कृषि और चरवासी पशुचारण शामिल है। फिर देखिए यहाँ पर क्या शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात की है। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द थिकली फॉरेस्ट एरियाज ऑफ अमेजन बेसिन, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is clear by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes, and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. देखिए हम जो कहा गया इसमें आप ये कह सकते हैं एक नेक्स्ट जो आपका लाइन है कि स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसिन के संघन वन क्षेत्रों उष्ण कटिबंधीय दक्षिण उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के लोगों में परिचित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काट और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमिक उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं धान कृषि के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नोमैडिक हर्डिंग की बात करते हैं जिसको बोलते हैं चरवासी पशुचारण की बात करते हैं, नोमैडिक हर्डिंग की बात करते हैं। नॉमेडिक हर्डिंग की बात करते हैं, मतलब चलवासी पशुचारण। देखिए नॉमेडिक हर्डिंग की बात, देखिए नॉमेडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिसाइज इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animal for fodder and water along defined routes. These types of movement arises in response to climatic constraint and terrain. Sheep, camel, yak, and goats are most commonly reared. They provide meat, wool, hides, and other products to the herders and their families. देखिए यहाँ पर जो हमका चरवासी पशुचारण क्या होता है। चरवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में परिचित है। इस प्रकार कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ आपको चारे और पानी के लिए एक स्थान दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार गतिविधि जलवायविक बाधा और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया नॉमेडिक फार्मिंग हर्डिंग के बाद अब यहाँ पर क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग की बात कर लेते हैं जिसको हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग या वाणिज्यिक कृषि जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आपको देखिए in commercial farming, crops are grown and animals are reared for sale in market. The area cultivated, यहाँ क्या देखिए, the area cultivated and the amount of capital used is large. The most of the work is done by machines. Commercial farming include commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. In commercial grain farming, crops are grown for commercial purpose. Wheat and maize are common commercially grown grains. Major areas where commercial grain farming is precise and temperate grasslands of North America, Europe, and Asia. These areas are sparsely populated with large farms spreading over hundreds of hectares. Severe winters restrict the growing season, and only a single crop can be grown.
देखिए यहाँ पर क्या कि कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत हम ये कहते हैं, क्या वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत हम ये कहते हैं कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और वाणिज्यिक कृषि में आपको फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु, वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु क्या आता है, इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। इसमें यह कहता है क्या कि वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य उगाई जाती है और गेहूं और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त बिरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड, देखिए अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती, अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। मिश्रित कृषि, देखिए इन मिक्स फार्मिंग, यहाँ जो कहा गया इन मिक्स फार्मिंग, यहाँ देखिए इन मिक्स फार्मिंग द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियलिंग लाइव स्टॉक। इट इज प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। अब देखिए क्या मिश्रित कृषि भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने क्या आता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में परिचित है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए प्लांटेशन क्या, प्लांटेशन आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर कैन, कैस्क्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। द प्रोड्यूस में बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म itself or in nearby factories. The development of a transport network is the essential for such farming. Major plantations are found in the tropical region of the world. Rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka are some examples. देखिए रोपण कृषि की हम बात करते हैं। रोपण कृषि क्या, देखिए रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में ही किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए कुछ खास आपके यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर क्या कि मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका एंड आर सम एग्जांपल्स। अब देखिए मेजर क्रॉप्स की बात यहाँ पर की गई। मेजर क्रॉप्स को यहाँ पर देखिए क्या, ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्राउंड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट्स। जूट्स एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स एंड आर टी एंड कॉफी। देखिए rice is the major food crop of the world. It is the staple diet of tropical and subtropical regions. Rice needs high temperature, high humidity and rainfall. It grows best in alluvial clay soil which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka and Egypt. In favorable climatic condition has in West Bengal and Bangladesh, two to three crops are grown in a year. देखिए मुख्य फसलें में देखिए क्या, मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित, देखिए फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल और मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें, मतलब जिसको बीवरेज फसल बोलते हैं। चावल की देखिए चावल विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल आपको चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन, देखिए चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं।
और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि वीट की हम बात करते हैं। वीट की बात देखिए, वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग अ ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेनेड loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grown in winter. Millets की बात करते हैं। देखिए millets, they are also known as coarse grains and can be grown on less fertile and sandy soils. It is a hardy crop that needs low rainfall and high to moderate temperature and adequate rainfall. Jowar, bajra, and ragi are grown in India. Other countries are Nigeria, China and Niger जिसे बोलते हैं। अभी हम देखिए क्या चावल के बाद देखिए यहाँ पर आपको गेहूँ की देखिए, गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई बोलते हैं, शस्य कर्तन फसल कटाई बोलते हैं। और शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दुमुट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में उगाया जाता है। अब देखिए मिलेट के ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं। मिलेट्स को मोटा अनाज भी कहते हैं। और कम उपजाऊता बलुई मृदा उगाई जा सकती है। ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी देखिए, ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अनुत्पादक देश हैं। देखिए यहाँ पर इमेज भी आपको दिया गया। इमेज आपके यहाँ पर क्या है कि बाजरा कल्टिवेशन इमेज है, बाजरे की कृषि का इमेज है। फिर आपके यहाँ पर क्या है कि वीट हार्वेस्टिंग का, गेहूं का शस्य कर्तन का यहाँ पे इमेज, मतलब गेहूं कटाई यहाँ पर दिया जा रहा है। उसका देखिए राइस कल्टिवेशन है, चावल की कृषि का यहाँ पे इमेज है। फिर आपको क्या ये बनाना प्लांटेशन है और केले की रोपण कृषि का इमेज आपको यहाँ पर दिया गया। उसके आपको कुछ इसके बाद आपको यहाँ पर आगे जो चल रहे हैं इसमें आपको देखिए मेज के बारे में पढ़ते हैं, मक्का के बारे में जो उसको यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखिए, मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इट नीड्स, देखिए मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। इट नीड्स वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल्स। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मेक्सिको। मक्का, इसके लिए देखिए मक्का के लिए आपको मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। It grows best on black and alluvial soil. China, USA, India. USA, India, Pakistan, Brazil, and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw material for the cotton textile industry. अब इसकी वृद्धि, कपास की बात हम यहाँ पर करते हैं। कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा अब और 200 देखिए 200 से 200 से लेकर 210 पारा रहित दिन और तेज चमकी धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र में कपास का अग्रणी उत्पादक हैं। यह वो सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अब यहाँ देखिए जूट की बात पर, जूट मतलब पर्सन की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए ये क्या होता है, जूट या पर्सन क्या होता है। देखिए जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। दिस क्रॉप इज ग्रोन, देखिए दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। देखिए जूट या पर्सन क्या, देखिए इसको जूट या पर्सन इसको सुनहरा रेशा के, जूट या पर्सन को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पर्सन के अग्रणी उत्पादक हैं। फिर देखिए कॉफ़ी की बात की गई। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेनेड loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop.
Hill slopes are more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. अब यहाँ पे एक कॉफ़ी की बात की। कॉफ़ी में ये आपको इसके लिए गर्म एवं इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती। इस फसल की वृद्धि के पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। टी की बात देखिए, टी इज ए बीवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन प्लांटेशन। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द growth of its tender leaves. अब यहाँ पे देखिए क्या कि इसमें जो आपको कहा इट्स टेंडर लिव्स, फिर आगे इट नीड्स मतलब टी नीड्स वेल ड्रेनेड loamy soils and gentle slopes. Labor in large number is required to pick the leaves. Kenya, India, China, Sri Lanka produce the best quality of tea in the world. अब देखिए यहाँ पर क्या इसके बाद यहाँ पर जो आपको टी कहा गया था, चाय की खेती आपके यहाँ पर है। तो इसमें देखिए कि आप कॉफ़ी की बात, इसकी कॉफ़ी का आपको गर्म एवं एक मिनट देखिए यहाँ पर चाय तो नहीं है, कॉफ़ी ही सबसे हिंदी में पहले आपको दिया गया। चाय देख लीजिए पहले। बगानों में उगाए जाने वाली चाय एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि इसकी देखिए यहाँ पर क्या इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर उष्ण वितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। फिर आपको आगे इसके बाद कॉफ़ी की बात यहाँ पर की गई थी। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेनेड loamy soil, hill slopes and more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए कॉफ़ी क्या है। देखिए कॉफ़ी आपके यहाँ पे कॉफ़ी के लिए आपको गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया टी और कॉफ़ी के बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या कि डू यू नो की बात यहाँ पर आपको की गई। उसको यहाँ पर देखिए, डू यू नो क्या आप जानते हैं। मेज इज ऑल्सो देखिए क्या कि आप यहाँ देखिए क्या कि मेज इज ऑल्सो नो एज corn. Various colorful varieties of maize are found across the world. देखिए आप क्या कि मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। अब आगे हम देखिए क्या कि इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, हु डिस्कवर द कॉफी प्लानेट। देखिए देयर आर डिफरेंट वर्सन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी इन अबाउट AD 850। खालदी एन अरब गॉट हर्डर हु वाज पजल्ड बाय द queer antics of his flock tested the berries of the evergreen bush on which the goats were feeding. On experiencing a sense of exhilaration, he proclaimed his discovery to the world. अब यहाँ देखिए क्या कि कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की। कॉफ़ी के पौधे की खोज आपको किसने की। अब यहाँ देखिए क्या कॉफ़ी के खोज के कॉफ़ी की देखिए कॉफ़ी की खोज के विषय में खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ परिचित है। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उनकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। उसके बाद आपको आगे यहाँ पे देखिए टी और कॉफ़ी के बाद आपको है क्या कि देखिए टी प्लांट इमेज आपको है। देखिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है उससे पर डू यू नो की बात कर लेते हैं। फूड सिक्योरिटी जो आपके यहाँ पर उसको देखिए यहाँ पर फूड सिक्योरिटी की क्या फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिटियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। देखिए खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन
जीवन जीने के लिए आहार और की आवश्यकता है, और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या है, देखिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात की, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात की गई है। कृषि का विकास आप यहाँ पर देखिए क्या है, कृषि का जो विकास है उसको यहाँ पर देखिए, कृषि का विकास जो आपको है वो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करते हैं, जो कृषि का आपको विकास आपको है। देखिए यहाँ देखिए क्या कृषि का आपको विकास आपको यहाँ पर है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि का विकास। देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। दिस कैन बी अचीव इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स grown, like improving irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds. Mechanization of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. अब यहाँ देखिए क्या कि कृषि विकास का संबंध, देखिए क्या कि यहाँ पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं, कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादनों को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में, देखिए सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा कृषि का मशीनीकरण भी कृषि विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि यहाँ पर क्या देखिए, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या देखिए, एग्रीकल्चर है डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेवलपिंग कंट्री, देखिए डेवलपिंग कंट्रीज, agriculture has developed at different places in different parts of the world. Developing countries with large population usually practice intensive agriculture, where crops are grown on a small holdings mostly for subsistence. देखिए यहाँ पर क्या, larger holdings are more suitable for commercial agriculture has in USA, Canada and Australia. With the help of two case studies of farms, one from India and the other from the USA, let us understand about agriculture in the developing and developed country. अब हम देखिए क्या कि कृषि का विकास, विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्य जीविकोपार्जन की फसल उगाई जाती है। बड़ी जोतियाँ वाणिज्यिक कृषि के अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्म, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जाने। अब आगे देखिए फार्म इंडिया, सबसे पहले आप इंडिया की जो फार्म उसके बारे में आप बात की गई है। ये फार्म इंडिया, देखिए देयर इज, यहाँ पर क्या इसमें जो खास बात आपको कह देखिए यहाँ पर क्या कि देयर इज ए स्मॉल, देखिए यहाँ पर क्या, देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्म इन दिस विलेज हु हैड फार्मलैंड, देखिए who has farmland about 1.5 hectares. His house is in the main village. He purchases highly yielding varieties of seeds from the market. Every alternate year, the land is fertile and he grows at least 2 crops in a year, which are normally wheat or rice and pulses. The farmer takes advice of his friends and elders, as well as government agriculture officers regarding farming practice. He takes a tractor or on rent for plugging his field. Though some of his friends still use traditional method of using block for plugging, there is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field. इसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया, इसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए, ये फार्म इन इंडिया की बात आपके यहाँ पर की गई है। भारत में एक फार्म जो है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गाँव में वो अधिक उपज देने वाले बीजों को 42 वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्य गेहूँ या चावल और दाल उगाता है।
किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वो अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वो अपने हाँ, जिसे वो अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास दो भैंस देखिए मुन्ना लाल के पास दो भैंस और कुछ मुर्गियां भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उनके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य और सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने को विवश होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के कुछ कदम उठाए हैं। अब आगे हम देखें क्या है कि इसके बाद आपको यहाँ पर है क्या देखिए मुन्ना लाल also has two buffaloes and few hens. He sell milks in the cooperative store located in the nearby town. He is a member of cooperative society, which also advise him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of livestock, and artificial insemination. All the members of the family help him in various farm activities. Sometimes he takes credit from a bank or the agricultural cooperative society to buy HYB seeds and implement. He sells his produce. He sells his produce in the mandi located in the nearby town. Since majority of the farmers don't have lack shortage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. अब यहाँ पे क्या कि इसमें आपको इसका हो गया, इसमें आपको ये कहा गया देखिए ये फार्म यहाँ पे इमेज एन एग्रीकल्चर फील्ड इंडिया का यहाँ पर इमेज दिया गया। उसके बाद देखिए हटाइए इस बात, ये फार्म इन द यूएसए की बात की गई है। यूएसए में जो फार्म उसकी बात यहाँ पर आपको की गई। उसमें देखिए क्या द एवरेज साइज ऑफ ए देखिए द एवरेज साइज ऑफ ए फार्म इन द यूएसए इज मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। ये टाइपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर्स। यहाँ देखिए 250 हेक्टेयर्स। द फार्मर generally resides in the farm. Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton, and sugar beet. Joe Holland, a farmer in the Midwest in USA, in Iowa State owns about 300 hectares of land. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of these crops. Adequate measures are taken to pests that can damage the crops. From time to time, he sent the soil sample to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. The results help Joe Holland to plan a scientific fertilizer program. His computer is linked to the satellite, which gives him a precise picture of his field. This helps him to use chemical fertilizers and pesticide wherever they are required. He used tractor, seed drills, leveler, combine harvester, and thresher to perform various agricultural operations. Grains are stored in the automated grain storage or dispatched to a market agency. The farmer in USA works like a businessman and not like a peasant farmer. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा है। भारतीय फार्म की तुलना में आपको बहुत बड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान समय तक फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वो अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे।
फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों का नियंत्रण के पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के भेजता है, उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम देखिए यहाँ पर, ये परिणाम जो जो हॉलन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है, उपग्रह से आपको जुड़ा हुआ है, तो जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। इस ये रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टर बीज बोने की मशीन, बीज बोने की मशीन, समतुलक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। जो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेती किसान की तरह। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये एक्सरसाइज पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आगे हम यहाँ पे चलते हैं। क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 देखिए, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 पार्ट 1 इंडस्ट्रीज उद्योग की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हैव यू एवर गिवन ए थॉट टू द फैक्ट दैट द नोटबुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। It started its life as part of a tree. It was cut down and transported to the pulp mill. And there the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. This paper देखिए आप, this paper found its way to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the page. The page were then bound in the form of a notebook, packed and sent to the market for sale. Finally, it reached your hands. अब यहाँ देखिए, क्या आपने कभी एक खास बात देखिए यहाँ पर, क्या आपने आपके यहाँ पर क्या आपने कभी यह विचार किया कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुँचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं कास्ट लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। कास्ट लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत देखिए यहाँ पर इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर एवं पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में आपके हाथों में पहुँचती है। अब देखिए यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल हैज यू हैव सीन प्लफ वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू ए नोटबुक। दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण, यहाँ देखिए, द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में देखिए, ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। अब उद्योग की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप द पेपर, यहाँ क्या कि द पेपर मेड फ्रॉम, देखिए उसके बाद यहाँ द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यू एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैट इट इज मेड फ्रॉम। देखिए, इंडस्ट्री की बात की, इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्नड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द provision of services. Thus, we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry, service provider.
यहाँ देखिए क्या है कि इसमें कहा है उद्योग का संबंध देखिए यहाँ पर क्या है कि उद्योग का संबंध आपको आर्थिक गतिविधियों से उद्योग का संबंध आपको आर्थिक गतिविधियों से आप है आर्थिक गतिविधियों जो कि वस्तुओं को उत्पादन खनिजों की निष्कर्षण तथा सेवाओं का व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन देखिए कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है फिर आपको आगे यहाँ क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की एक्टिविटी यहाँ देखिए ट्रेस द जर्नी ऑफ योर शर्ट फ्रॉम ए कॉटन फील्ड टू योर वार्डरोब। देखिए कपास के खेत से अपने घर तक अपने कमीज की यात्रा का पता कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की गई, उद्योग का जो वर्गीकरण है उसकी बात यहाँ पर की गई है। इसमें देखिए क्या है कि इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ऑनरशिप। देखिए यहाँ पर क्या है कि उद्योगों का वर्गीकरण आपको कच्चा माल आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। देखिए कच्चा माल क्या देखिए रॉ मटेरियल्स क्या होती है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए रॉ मटेरियल देखिए इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड मिनरल बेस्ड मैरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। Agro-based industries use plant and animal-based products as their raw materials. Food processing, vegetable oil, cotton, textile, dairy products, or leather industries are examples of agro-based industries. Mineral-based industries are primary industries that use mineral oils as their raw materials. The product of these industries feed other industries. Iron made from iron ore is the product of mineral-based industry. This is used as raw material for the manufacture of number of other products such as heavy machinery, building materials, and railway coaches. Marine based industries use products from the sea and ocean as raw materials. Industries processing seafood or manufacturing fish oil are some examples. Forest based industries utilize forest produced as a raw materials. The industries associated with forest are pulp and paper, pharmaceuticals, and furniture and buildings. देखिए यहाँ पर क्या है कच्चा माल देखिए यहाँ पर कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित खनिज आधारित समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कृषि आधारित उद्योग में क्या कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य उत्पादन के रूप में देखिए कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग उदाहरण है। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से देखिए यहाँ पर अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद देखिए आप अयस्क निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। देखिए अयस्क से निर्मित यहाँ पर क्या अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। फिर आपको देखिए साइज की बात, आपको आकार की बात की गई है। देखिए आप इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ it refers to amount of capital invested देखिए number of people employed and the volume of production. Based on size, industries can be classified into a small scale and large scale industries. Cottage or household industries are a type of a small scale industries where the products are manufactured by hand by the artisan. Basket weaving, poultry and other handicrafts are examples of cottage industry. Small scale industries use lesser amount of capital and technology as compared to
large scale industries that produce large volumes of products. Investment of capital is higher and the technology used is superior in large scale industries. Silk weaving and food processing industries are small scale industries. Production of automobile and heavy machinery are large scale industries. देखिए साइज में जो यहाँ पर कहा गया है, देखिए उद्योग के आकार, देखिए उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, पहला लघु आकार का उद्योग और बृहत आकार का उद्योग। फिर देखिए यहाँ पर कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण है। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों के उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। अब आगे यहाँ देखिए क्या है कि इसके बाद आपको आगे यहाँ पर आपको है क्या एक्टिविटी गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के यहाँ पर है। स्टेज इन फूड प्रोसेसिंग ऑफ गुड़गांव नट मखाना के यहाँ पे इमेज दिया गया है। अरे अब यहाँ देखिए ऑनरशिप के आधार पर बात की गई थी, साइज हो गया। अब ऑनरशिप के आधार पर बात की, मतलब स्वामित्व के आधार की बात यहाँ पर की गई है। इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपको ऑनरशिप देखिए इंडस्ट्रीज, देखिए यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इंटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन और पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and opened by and operated by individuals or a group of individuals. The public sector industries are owned and operated by the government, such as Hindustan Aeronautics Limited, and Steel Authority and Steel Authority of India Limited. Joint sector industries are owned and operated by state and individuals or a group of individuals. Maruti Udyog Limited is an example of joint sector industry. The cooperative sector industries are owned and operated by the producer or suppliers of raw materials, workers or both. Anand Milk Union Limited and Sudha Dairy are a success stories of a cooperative venture. देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। देखिए मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल उत्पादकों एवं पूर्तिकारों कामगार अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है। अब यहाँ पे एक इमेज जो आपको यहाँ पर दिया गया उसको यहाँ पर देखिए। सुधा डेयरी इन कोऑपरेटिव सेक्टर के यहाँ पर इमेज दिया गया। देखिए लोकेशन फैक्टर फॉर इंडस्ट्रीज। उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक यहाँ पर देखिए। पहला देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, पावर होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। मतलब क्या उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक में क्या है कि संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल की आवश्यकता आपको होती है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या एक्टिविटी यहाँ पर देखिए क्या फाइंड आउट द इनपुट्स, आउटपुट्स एंड प्रोसेसेज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ए लेदर शू। चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया देखिए फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पर जो कहा गया उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की बात की। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला कारक यहाँ पर देखिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाला जो कारक है वहाँ पर इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए क्या है कि द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट।
industries are situated where some or all of these factors are easily available. Sometimes the government provides incentives like subsidize power, lower transport cost, and other infrastructure, so that industries may be located in backward areas. Industrialization often leads to development and growth of towns and cities. अब वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करते हैं ताकि पिछले क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण देखिए यहाँ पर औद्योगिकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। अब आगे यहाँ क्या कि इंडस्ट्रियल फार्म की बात की गई है, मतलब औद्योगिक तंत्र की बात है आपके यहाँ पर कि औद्योगिक तंत्र क्या होता है, इंडस्ट्रियल फार्म क्या होता है। देखिए एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेज एंड आउटपुट्स। द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल्स, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। द प्रोसेसेज इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज that convert the raw material into finished product. The outputs are the end products and the income earned from it. In case of the textile industry, the inputs may be cotton, human labor, factory and transport cost. The processes include gaining, spinning, weaving, and dyeing and printing. The output is the shirt you wear. अब इंडस्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश की बात, औद्योगिक तंत्र में जो यहाँ पर कहा गया है, औद्योगिक तंत्र में आपको निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और निवेश में आपको कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। देखिए सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। देखिए प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमी जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। अब आगे यहाँ देखिए क्या कि आगे यहाँ पर देखिए आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम के बाद आपको यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात आपको की गई है। इंडस्ट्रियल रीजन मतलब औद्योगिक प्रदेश की बात आपके यहाँ पर की गई है। Like industrial regions emerge when a number of industries locate close to each other and share the benefits of their closeness. Major industrial regions of the world are Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. यहाँ पे क्या major industrial region tend to be located in the temperate areas near seaports and especially near coal fields. देखिए इंडिया है यहाँ पे क्या, इंडिया है several industrial regions like मुंबई, पुणे clusters, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। देखिए औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। अब आगे यहाँ पर आपको है क्या कि भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है जैसे मुंबई, पुणे, बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोलम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। फिर आपको आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि आगे यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिजास्टर की बात आपको यहाँ पर की गई है। औद्योगिक विपदा जिसको इंडस्ट्रियल डिजास्टर बोलते हैं। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री कहाँ पर, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का इमेज दिया गया है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री आपके यहाँ पर है। अब हम देखिए क्या इन industries, accidents, disaster mainly occur due to technical failure or irresponsible handling of hazardous material. One of the worst industrial disasters of all the time occurred in Bhopal on 3 December 1984 around 3 a.m. around 12:30 a.m. मतलब रात 12:30 बजे। It was a technological accident in which highly poisonous methyl isocyanate (MIC) gas along with hydrogen cyanide and other
reaction products will link out of the pesticide factory of Union Carbide. The official death toll was 3,598 in 1989. Thousands who survive still suffer from one or many ailments like blindness, impaired immune system, gastrointestinal disorders, etc. अब यहाँ देखिए क्या कि उद्योग देखिए उद्योगों में दुर्घटना, यहाँ पर जो कहा गया क्या उद्योगों में आपको दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे रात घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का रिसाव हुआ था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए तो वे आज भी एक या एक से अधिक बीमारी से कि अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्र शोथ विकृति आदि से पीड़ित है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे आपको है इसके बाद आगे यहाँ पे क्या कि 23 दिसंबर इन अनदर इंसिडेंट ऑन 23 दिसंबर 2005 ड्यू टू गैस वाल ब्लो आउट इन गाओ क्वांग चोंगिंग चाइना इन 243 people died, 9,000 were injured and 64,000 were evacuated. Many people died because they were unable to run after the explosion. Those who could not escape in time suffered burns to their eyes, skin and lungs from the gas. अब यहाँ देखिए कि 23 आप यहाँ पे क्या कि 23 दिसंबर 2005 को चीन के गाओ काओ चोगमी में गैस कूप विस्फोट में 227 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। देखिए और इन स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। देखिए रिक्स रिडक्शन मेजर्स की बात यहाँ पर की गई। देखिए डेंसली पॉपुलेटेड, देखिए यहाँ पर क्या कि डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरियाज। सेकंड देखिए पीपुल स्टेइंग इन द विकिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टॉक्सिन और हैजार्डस सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट इन केस इफ एन एक्सीडेंट अकर्स। थ्री देखिए फायर वार्निंग and fighting system should be improved. Shortage capacity of toxic substance should be limited. Pollution dispersion qualities in the industries should be improved. अब क्या इसमें क्या कि जोखिम कम करने उपाय में क्या कि घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उसके उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति विशेष या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों को ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को उन्नत किया जाना चाहिए। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया आगे यहाँ देखिए डू यू नो की बात करते हैं। यहाँ पर क्या आप जानते हैं क्या कि एमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो नॉन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। देखिए उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ सत्कारता ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। देखिए स्मेल्टिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पर स्मेल्टिंग मतलब क्या होता है, प्रगलन क्या होता है। इट इज देखिए प्रगलन क्या, इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट्स। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापाकर निष्कर्षित किया जाता है। उसी को हम लोग आपको प्रगलन बोलते हैं। अब आगे यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की बात की गई है। प्रमुख उद्योग का जो वितरण है उसको यहाँ पर देखिए। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज की बात की गई, मुख्य उद्योग का वितरण यहाँ पर देखिए। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो आपको कहा गया है द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज The world's major industries are the iron and steel industry, the textile industry, and the information technology industry. The iron and steel and textile industry are the older industries, while information technology is an emerging industry. The countries in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan, and Russia. Textile industry is concentrated. Textile industry is
concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, and Taiwan. The major hubs of information technology industry are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India. प्रमुख उद्योग वितरण देखिए कि विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात देखिए वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग देखिए वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में केंद्रित है। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में आपको हैं। फिर आपको आगे हम देखें क्या कि इसमें आगे कहा गया आपको क्या कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात की गई है। इस लोहा और इस्पात उद्योग की बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए लाइक अदर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स प्रोसेसेज एंड आउटपुट देखिए दिस यहाँ पर क्या कि दिस इज ए फेडरल इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री देखिए द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल एंड limestone along with labor, capital, assets and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many stages. The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. It is then refined. The output obtained is steel which may be used by other industries as raw materials. अब हम देखिए अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ लो एक्स कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लो एक्स इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ यह प्रज्वलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा देखिए एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। अब आगे हम देखिए क्या कि इसमें आपको कहा गया क्या कि देखिए स्टील इज टफ। यहाँ पर क्या स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकेल एंड कॉपर। एलॉय गिव्स स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू resist rust. Steel is often called the backbone of modern industry. Almost everything we use is either made of iron or steel or has been made with tools and machinery of these metals. Ships, trains, trucks and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipelines transport oil. Minerals are mined with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. इसमें देखिए क्या इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लेकिन लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांश इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों की आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लो एक्स विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग, कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार।
और बाजार का लाभ होते हुए लाभ लेते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक के सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक के अंदर जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। जो वे 4 राज्य आपको पश्चिम बंगाल में आपको पश्चिम बंगाल में आपको पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम जब तमिलनाडु में, तो अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। उसके आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या इसमें देखिए आपको यहाँ पर जो बिफोर देखिए स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न स्टील इज देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया इसको थोड़ा सा देख लीजिए। स्टील इज क्या देखिए यहाँ पर क्या स्टील इज टफ एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड एंड इट कैन इजीली बी शेप्ड देखिए कट और मेड इनटू वायर स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, निकेल एंड कॉपर। एलॉय देखिए एलॉय गिव्स स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। देखिए स्टील इज ऑफन यहाँ पर स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड विथ टूल्स and machinery of these metals, ships, trucks and autos are made largely of steel. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. Oil wells are drilled with steel machinery. Steel pipeline, transport oil minerals are mined with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. फिर देखिए बिफोर 1800 AD iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available. Later the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways. After 1950 the iron and steel industry began to be located on large areas of flat land near seaports. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. In India, iron and steel industry has developed taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and markets. Like all the important steel producing centers such as Bhilai, Durgapur, Burhanpur, Jamshedpur, Raurkela, Bokaro are situated in a region that spreads over 4 states: West Bengal, Jharkhand, Odisha and Chhattisgarh, Bhadravati and Vijayanagar in Karnataka, Visakhapatnam in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu and are other important steel centers utilizing local resources. अब एक खास बात जो यहाँ पर कहा गया यहाँ देखिए क्या कि वर्ल्ड मेजर आयरन और देखिए वर्ल्ड मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज का भी इमेज है उसको हटाइए। एक यहाँ पे इमेज आपको शो किया गया उसमें देखिए क्या ये इमेज आप यहाँ पर देख रहे हैं द चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपके यहाँ पर है। क्या यहाँ पर क्या कि इसमें आपको कहा गया क्या कि द चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लो इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति यहाँ दर्शाया गया। आप यहाँ देखिए द बेस्ट लोकेशन फ्रॉम 18 to 1950 1850 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति यहाँ पर ये थी। उसके बाद क्या इसके बाद द बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800 द बेस्ट लोकेशन इन सिंस 1950 मतलब समुद्र के पास में आपको होगी। उसके मतलब आगे चलिए अब देखिए ए फ्रॉम आयरन और टू स्टील इन ए ब्लास्ट फर्नेस। देखिए यहाँ पर एक आपको इमेज जो दिया गया उसमें देखिए झोंक भट्टी यहाँ पर क्या है देखिए झोंक भट्टी में लो एक्स इस्पात तक झोंक भट्टी में लो एक्स इस्पात तक इमेज यहाँ पर दिया गया है। इसमें देखिए क्या कि आपको ये मोल्टन आयरन है। ये आपको क्या है देखिए यहाँ पे ये मोल्टन आयरन है जिसको हम प्रगत लोहा बोलते हैं। ये आपको धातु मल है जिसको स्लैग बोलते हैं। हॉट एयर मतलब गर्म हवा है। झोंका है आपको ब्लास्ट फर्नेस मतलब क्या है कि ब्लास्ट फर्नेस मतलब झोंका पट्टी होता है। और यहाँ देख जो देख आपको लो एक्स चुना पत्थर आपको देख लाइम चुना पत्थर एंड कोक है मतलब कोक है आपको लो एक्स आयरन और है। फिर उसके बाद आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या है देखिए आगे देखिए 8 टन्स ऑफ कोल देखिए 8 टन्स ऑफ कोल 8 टन कोयला जो आपको होता है वो 4 टन्स ऑफ आयरन और बनता है। 8 टन कोयला से 4 टन आपको 4 टन ऑफ आयरन और 4 टन लो एक्स होते हैं। और आपको 1 टन इसी से आपको 1 टन ऑफ 1 टन ऑफ लाइमस्टोन 1 टन चुना पत्थर बनता है। और इसी से आपको क्या 1 टन ऑफ स्टील बनता है 1 टन इस्पात बनता है। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर चलते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पर जमशेदपुर का कुछ कहानियाँ आपको दी गई है तो उसकी चर्चा हम जमशेदपुर की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इसको हम यहीं पर रोकते हैं। जमशेदपुर की जो कहानी है